हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट किया था। तो उसमें हमें पता लगा कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के बाद ये 2 एटीपी ऑक्सीडाइज करने के बाद 2 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। और ये होती कहाँ पे? ये होती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट लिखा है, बट एनिमल्स के अंदर भी सेम रेस्पिरेशन होती है। और ये ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे है जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो या ना हो, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड के अंदर चेंज होना ही होता है। तो ये वाला प्रोसेस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में दोनों में सेम रहता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म सेल में पायरुविक एसिड बन गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर पायरुविक एसिड बन गया। अब नेक्स्ट पायरुविक एसिड से क्या बनेगा वो देखते हैं। तो बच्चे, जो ये पायरुविक एसिड बना है और पायरुविक एसिड के अंदर हमारे पास आगे एक रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। क्यों कहते हैं लिंक रिएक्शन? क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को लिंक करती है एक दूसरे से, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं लिंक रिएक्शन। ठीक है, इसलिए इसको गेटवे ऑफ रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, लिंक रिएक्शन और गेटवे ऑफ रिएक्शन ये भी बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, पायरुविक एसिड जो हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, एक्चुअली पायरुविक एसिड तो 2 बने ना, एक हमारा बना था इस साइड फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड वाली साइड, दूसरा डीएचएपी की साइड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना। अब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन पायरुविक एसिड जो है वो कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एंजाइम का नेम है। और यहाँ पे क्या होता है, जो NAD आयन होते हैं वो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस के अंदर 2NADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें देते हैं 2 एसिटाइलको एंजाइम ए प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन हो गया जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम चलते हैं, जो पायरुवेट ने एसिटाइलको एंजाइम ए बनाया है उसको रिसीव करने के लिए बैठा है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, जिसे हम OAA भी बोल देते हैं, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। ये जब रिसीव करेगा तो क्या होगा, तो एसिटाइलको एंजाइम ए और ऑक्सैलोएस्टिक एसिड दोनों मिलके, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, 4 और 2 कितने हो गए? 6 कार्बन कंपाउंड। एक 6 कार्बन कंपाउंड बना देंगे जिसका नेम है सिट्रिक एसिड। अब जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है, सो इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं। ठीक है, इतना होप क्लियर हो गया होगा। सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसका दूसरा नेम है। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, तो ये क्या रिलीज करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और NAD आयन को NADH आयन के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा तो ये बना देगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जो कि 5 कार्बन है। 5 कार्बन कैसे हो गए, देखो एक कार्बन यहाँ पे चला गया बाहर, तो कितने रह गए? 6 कार्बन में से एक कार्बन गया, कितने रह गए? 5 कार्बन। तो ये 5 कार्बन कंपाउंड आपके पास बन गया। अब क्या होगा, अब दोबारा से NAD आयन NADH आयन में कन्वर्ट होंगे, फिर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ में निकलेगी
जो होगा वो जीटीपी में चेंज होगा। ठीक है, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वैसे ही गुआनिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, तो अब ये यहां देखो एक कार्बन यहां पे निकल गया, 5 कार्बन से कितने कार्बन बन गए, 4 कार्बन। तो जब यहां अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड। क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड। अब यहां से सक्सिनिक एसिड से क्या बनेगा, मैलिक एसिड। क्या बनेगा, मैलिक एसिड, वो भी 4 कार्बन है। अब जब सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगा तो क्या रिलीज होगा, FADH2 आयंस रिलीज होंगे। ठीक है, ये भी एक लोता है जो जीटीपी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद सक्सिनिक एसिड बनता है तब बनती है। ये भी एक लोती रिएक्शन है जहां पे FAD आयन से FADH2 आयन बनेंगे और फिर मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर, और यहां पे ये दे देगा NAD आयन कन्वर्ट होके क्या दे देगा, NADH आयन, मतलब NADH2। अब इस सारे रिएक्शन के अंदर हमने एंजाइम नहीं कोई पढ़ा है ना, कोई एंजाइम नहीं पढ़ा। अब विदाउट एंजाइम कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब हम इनके एंजाइम्स के नेम लर्न कर लेते हैं। ठीक है, होप आपको ये लर्न हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर दोबारा से देखना, आपको पता लग जाएगा और श्योर आपको पता लगेगा। ये बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करनी ही करनी है। ठीक है, इसके एंजाइम हम थोड़े बहुत करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा स्टेप्स वाली रिएक्शन है। अगर आप कहोगे कि सारे स्टेप्स करवा दो, ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर आप कहोगे कि ज्यादा स्टेप्स करा दो तो मैं ज्यादा करवा दूंगी, आप मेरे को कमेंट में बता दे। और अगर नहीं तो फिर इतना ही ठीक है, इतने में थोड़े से एंजाइम कर लो आप। जैसे ऑक्सैलो एसिटेट जो है, एसिटिक एसिड जो है, वो जब एस्टेराइड कोएंजाइम से मिलता है तो वहां पे एक एंजाइम होता है, बन क्या रहा है, सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे एंजाइम होगा सिट्रिक सिंथेज, सिट्रिक सिंथेज, सॉरी THASE आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सिट्रिक एसिड से जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना है, यहाँ पे आप दो तरह के एंजाइम लिख सकते हो। एक तो लिख लो डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन, मैं यहां पे लिख देती हूं डी कार्बोक्सिलेशन। और दूसरा देखो हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है तो यहां पे लिख सकते हो डी हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। फिर देखो यहां पे जो है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है तो यहां पे भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो यहां पे आप लिख सकते हो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि वो क्या करवा रहा है, यहां पे हाइड्रोजन रिमूव करा रहा है। ठीक है, ये वाले आप लिख सकते हो। और फिर आपका जो मैलिक एसिड है वो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड में चेंज हो रहा है बाय रिमूविंग हाइड्रोजन, तो बस यहां पे लिख दो माल्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है ना, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। होप आपको ये रिएक्शन समझ आ गई होगी। अब हमें करना है कि जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का रिलीज ऑक्सीडाइज होता है तब कितनी एटीपी यूज हो रही है और कितनी एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, आपा को ये देखना है। तो आपा देखते हैं, तो यहां पे देखो आप एक और चीज समझने वाली है कि जो एक NADH होता है ना, जो एक NADH2 होता है वो इक्वल होता है 3 ATP के। ठीक है, कितने ATP के, 3 ATP के। और जो एक FADH2 होता है वो होता है किसके इक्वल, 2 ATP के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे
जो ग्लाइकोलाइसिस थी और जो क्रेब्स साइकिल है, इन दोनों में कितने कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं। तो देखो हमने देखा था कि यहाँ पे 2 एटीपी, पहले जो फर्स्ट हाफ था उसमें 2 एटीपी यूज हुए हैं और फिर सेकेंड हाफ में 2 एटीपी क्या हो गए, रिलीज हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक NAD जो था वो चेंज हुआ, कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, 2 NADH2 के अंदर, है ना, 2 NADH2 के अंदर कन्वर्ट हुए। क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पे हम जो टेबल बनाएंगे वो कुछ इस तरह बनाएंगे, स्टेज, ठीक है, यहां पे आ जाएगा एटीपी सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि यहां पे देखो एटीपी प्रोड्यूस हो रहा तो हम इसे फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मेशन ऑफ NAD, फॉर्मेशन ऑफ NADH2 और FADH2 कर लेंगे और यहाँ पे हम देख लेंगे कि कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं। पहले तो यहाँ पे देखें, तो सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, जिसके अंदर यूज्ड और अनयूज्ड प्रोड्यूस में हमारे पास कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए, 2, और NADH कितने प्रोड्यूस हुए, 2, और 2 NADH प्रोड्यूस हुए, 2 NADH कितने एटीपी के इक्वल है, 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6। ये एक्चुअली जो NADH2 है ना, वो एटीपी में कन्वर्ट होते हैं ETS रिएक्शन में। ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास कौन सी रिएक्शन हुई थी, लिंक रिएक्शन, है ना, लिंक रिएक्शन हुई थी। तो लिंक रिएक्शन के अंदर यहाँ पे देखो आपके पास कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं हुआ, बट हमारे पास 2 NAD आयन से 2 NADH प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 NADH2। ठीक है, ये आ गए। तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 × 3 = 6। उसके बाद तो जो हमारा क्रैब साइकिल चला, तो वहां पे एक NADH, ये मतलब ये तो अभी एक ही पायरुवेट का बनाया क्रैब साइकिल है ना, मतलब 2 काउंट करेंगे, 1 2 2 हुए, 3 हुए, मतलब कितने हो गए, 6 NADH2 हो गए ना, किसके अंदर, क्रैब साइकिल के अंदर। तो यहाँ पे हो गए 6 NADH2 प्रोड्यूस। ठीक है, 6 NADH2 और एक हमारे पास प्रोड्यूस हुआ FADH2, एक नहीं मतलब 2 FADH2। और बच्चे जब हमारे पास ये सक्सिनिक एसिड बनता है ना, उस टाइम पे भी एक एटीपी प्रोड्यूस होता है, तो मतलब 2 एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, कितने हो गए, 6 × 2 मतलब 4, और 6 × 3 मतलब 18, है ना, इतने हो गए। अब कितने एटीपी एज इट इज प्रोड्यूस हुए, वो हुए 4। ठीक है, 4 एटीपी। और कितने एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस हुए बाद में, 6 6 12 12 4 16 16 और 8 कितने हो गए हमारे पास, तो कितने हो गए, 34 एटीपी। तो 34 एटीपी प्रोड्यूस हुए हमारे पास। ठीक है, 34 एटीपी प्रोड्यूस हुए टोटल, और 4 ये लगा लो, तो 38 एटीपी प्रोड्यूस हुए। कब, जब हमने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया। क्लियर होगी, इतना होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहां पे ये रिएक्शन हुई, ठीक है, वो देख लेते हैं। अब देखो, जो ग्लाइकोलाइसिस है, जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस है वो कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। फिर उसके बाद हमारे पास आती है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलाई एंजाइम, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए
जिसको हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं, वो क्या देती है, वो कहाँ पे होती है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस उसमें होती है, ठीक है, जिसे हम आउटर चैम्बर भी बोलते हैं। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम करनी हो तो प्लीज आप मेरे को बता दें। फिर जो टीसीए साइकिल है, जो हमारा क्रेब्स साइकिल है, टीसीए साइकिल, और जिसे हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, वो होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और जो हमारे ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जिसमें एक्चुअल एटीपी प्रोडक्शन होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ईटीसी कह देते, ईटीएस कह देते हैं या फिर ईटीसी कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल में, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, वो बच्चे जी होता है ऑक्सीसोम्स के हेड में, ऑक्सीसोम्स हेड। होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम ईटीसी साइकिल करेंगे, बट अब मैंने ये सोचा है कि 2 दिन मैं बीच 3 दिन एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी और 3 दिन मैं प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगी। होप आपको ये पसंद आया, और अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।